नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि योग के द्वारा रोगों का बचाव या रोगों से बचाव कैसे हो सकता है और स्वास्थ्य का संवर्धन कैसे हो सकता है। डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, ये वो अवस्था है जो स्वस्थ व्यक्ति पे अप्लाई होती है। बातचीत कोई नहीं करेगा, जो स्वस्थ व्यक्ति अप्लाई होती है कि जो व्यक्ति रोगी नहीं है उसका रोगी होने से किस प्रकार से योग के द्वारा बचाव होता है, रोग से कैसे वो अपने आप को बचा सकता है, और जो भी उसका हेल्थ का स्टेटस है, जो भी लंग्स कैपेसिटी है, जो भी हार्ट कैपेसिटी है, जो भी मस्कुलर स्ट्रेंथ है, उसका कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इन दो विषयों पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे, यानी कि योग द्वारा रोगों का बचाव और स्वास्थ्य का संवर्धन कैसे होता है। तो योग द्वारा रोगों से बचाव और स्वास्थ्य का संवर्धन, इसमें जो भी योग के विभिन्न अभ्यास हैं, जैसे है यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है। अगर हम हठ योग की बात करें तो हठ योग में भी ढेर सारे अंग हैं, उनमें से आसन प्राणायाम इत्यादि तो आते ही आते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त षटकर्म जो सबसे सशक्त साधन है हठ योग का, षटकर्म से क्या होता है, शरीर की शुद्धि होती है, जिसके अंदर धोती वस्ती नीति नवली त्राटक कपालभाति इत्यादि आते हैं, या फिर मुद्रा बंद। तो ये सब जो भी अभ्यास है जिनको हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, उनका जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है शरीर पर, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनिटी। उसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोलते हैं और हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता। किसी भी रोग से हम प्रभावित तभी होते हैं, किसी भी बैक्टीरिया और वायरस के चपेट में आने के बावजूद उससे हम प्रभावित तभी होते हैं, या उससे संबंधित रोग हमको तभी अपनी पकड़ में ले पाते हैं जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम इनके प्रभाव में आने के बाद भी इन रोगों से प्रभावित नहीं होते। ठीक है ना। इसी आधार पर आप देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक घर में कोई व्यक्ति रोगी संक्रमित हो गया पर्टिकुलर किसी ऐसी बीमारी से जिसका संक्रमण होता है, संक्रमण समझते हैं ना, जिससे एक से दूसरे या तीसरे या अन्यान को फैलता है। तो जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के संपर्क में आने से जो बीमारी फैलती है उसको बोलते हैं संक्रमण जनित रोग, और उसका संक्रमण होता है। तो एक घर में मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति रोगी हो गया जिसके संक्रमण से दूसरे को रोग हो सकता है, और घर में 10 लोग हैं तो 4 को होता है, 4 को नहीं होता है, या 4 को होता है, 6 को नहीं होता है। ऐसा देखते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? उनकी इम्यूनिटी जिनकी बढ़िया है उनको नहीं होगा, और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो उसके प्रभाव में आकर के हो जाते हैं। बाकी वो वायरस या वो बैक्टीरिया जिससे भी संबंधित पर्टिकुलर वो व्यक्ति है, वो तो स्वतंत्र रूप से सबके प्रभाव में आते हैं, चाहे घर में जो भी लोग हैं या आप बाहर निकलते। भी कोविड का देखिए, कोविड इतनी तेज़ी से फैला तो ढेर सारे एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में ढेर सारे लोग आए, कुछ प्रभावित हुए कुछ नहीं हुए। फिर जो प्रभावित हुए उनमें से कुछ ऐसे हुए जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और ढेर सारे ऐसे हुए जिनको पता भी नहीं, उनको खुद ही नहीं पता चला, कोई साइन सिम्टम नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं हुई, और टेस्ट कराया तो पता चला पॉजिटिव आया, और कुछ दिन के बाद अपने आप निगेटिव हो गए। तो ये कौन लोग थे? जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, और जो प्रभाव में आए, प्रभाव में आके बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज मतलब रोगग्रस्त हुए, फिर हॉस्पिटलाइज भी हुए, और उसमें भी जाकर के वो ख़त्म भी हो गए, एक्सपायर भी हो गए। तो ये कौन लोग थे? जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक थी। और ये वही लोग थे जिनको अन्य दूसरी बीमारियां थी, जैसे कि डायबिटीज़, या बहुत ज़्यादा रक्त चाप ज़्यादा रहता था, खासकर डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी डाउन होती है। तो ऐसे लोग ही वो थे जो अगर उस कोविड के प्रभाव में आए, उसके संक्रमण में आए, तो उनको बचाना मुश्किल हो गया। तो योग के द्वारा रोगों से बचाव का जो सबसे प्रमुख आधार है वो है इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव होना। योग के जितने अभ्यास हैं, आप चाहे आसन करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे षटकर्म के अभ्यास करें, षटकर्म से क्या होगा? शरीर शुद्ध होगा, और इम्यूनिटी उसी की कमज़ोर होती है जिसमें टॉक्सिसिटी का स्टोरेज बॉडी में ज़्यादा होता है। टॉक्सिसिटी कैसे हमारे बॉडी से पास आउट होती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। जानते हैं ना आप लोग ये सब? एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं? स्वेटिंग के द्वारा पसीना निकलता है तो हमारे शरीर की टॉक्सिसिटी पास आउट होती है।
और हम जो एक्सेल करते हैं, तो जितना हमारे लिए इनहेल आवश्यक है उतना ही एक्सेल आवश्यक है। इनहेल में हम O2 को इनटेक करते हैं और एक्सेल में हम CO2 को पास आउट करते हैं। तो पास आउट होना भी जरूरी नहीं, तो बॉडी में स्टोरेज होगा, बॉडी में स्टोरेज होगा तो जहाँ पर स्टोरेज होगा वहाँ संबंधित समस्याएं होंगी, ठीक है ना। इसी तरह से मल मूत्र का विसर्जन होता है तो उससे हमारे शरीर की एक बहुत बड़ा भाग पास आउट होता है, टॉक्सिसिटी पास आउट होती है। तो ये सारे अंग काम करते हैं, इनसे जो पूरी तरह से निष्कासन नहीं हो पाता है वो बॉडी में स्टोर होने लगता है, तो षटकर्म के द्वारा उसका शोधन कर देते हैं। इसीलिए षटकर्म के शोधन क्रियाएं नासिका, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ओसोफेगस के लिए, आमाशय के लिए, एनस के लिए, रेक्टम के लिए, इन सब की शुद्धि के लिए, छोटी बड़ी आंतों के लिए, इन सब की शुद्धि के लिए क्या है, क्रियाएं। आसन के द्वारा भी यही हम काम करते हैं, स्वेटिंग होती है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा इंक्रीज होता है, टॉक्सिसिटी पास आउट होती है, इजी गोइंग सेल तक ब्लड सर्कुलेशन होकर के उसको जो उसके न्यूट्रिशंस हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स इत्यादि, वो इजी गोइंग सेल तक सर्कुलेट होते हैं वाया ब्लड। तो आसन से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इजी गोइंग होने लगता है। उसमें हम अच्छे से खूब इनहेल एक्सेल भी करते हैं, पर्टिकुलर मूवमेंट के साथ इनहेल एक्सेल फिक्स होता है, तो उससे क्या होता है हमारे शरीर में O2 का भी सर्कुलेशन अच्छे से होता है, उसी समय हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, उसी समय हम ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ ही रहा है हार्ट रेट बढ़ने से, चूंकि हम मूवमेंट कर रहे हैं, बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही में इनहेल एक्सेल भी प्रॉपर कर रहे हैं, तो बॉडी में ऑक्सीजन की भी सप्लाई बढ़ रही है और उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी बॉडी में इजी गोइंग हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है हमारी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होती है और हमारे हेल्थ का भी प्रमोशन होता है। हेल्थ का कैसे प्रमोशन होता है, हेल्थ के प्रमोशन के ढेर सारे सिद्धांत हैं, उसमें मैं एक सिद्धांत केवल बताऊंगा। जब आप आसन करते हैं तो पर्टिकुलर अलग अलग आसन बॉडी के अलग अलग सिस्टम से संबंधित होते हैं। जैसे पवन मुक्तासन करते हैं तो क्या होता है, मुख्य रूप से हमारी छोटी बड़ी आंतें प्रभावित होती हैं। जब आप भुजंग आसन करते हैं तो क्या होता है, लंग्स और चेस्ट प्रभावित होता है ना, सीधे आर्गन्स के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। बोन्स पे आएंगे तो लंबर, स्पाइन का निचला भाग लंबर का है, नंबर का जो L1 L2 L3 L4 L5 सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, लेकिन आर्गन्स के लेवल पे देखेंगे तो हार्ट और लंग्स ये दो भुजंग आसन में सीधे प्रभावित होते हैं। तो अलग अलग आसनों से अलग अलग शरीर के अंग प्रभावित होते हैं, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब अलग अलग अंग प्रभावित होते हैं, जो अंग की स्टिचिंग बढ़ेगी वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ, घटेगा, बढ़ेगा। अच्छा, तो वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा तो जहां ब्लड सर्कुलेशन जाएगा वहां ब्लड ज्यादा सर्कुलेट होगा, तो वहां क्या चीज बढ़ जाएगा, बोलो, वहां जो भी ऑक्सीजन सहित जो भी कंपोनेंट हैं, जो हमारे आहार के कंपोनेंट हैं ना, उनका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा ना। भाई हमारे आहार कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं, साल्ट हैं, उन्हीं को तो हम डाइट से इंटेक करते हैं ना, और वो ब्लड के थ्रू ही पहुंचते हैं अपने अपने फॉर्म में, वो टूट करके उसी फॉर्म में, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है मल्टोज के फॉर्म में जाता है, इस तरह से सर्कुलेट होता है। इसी तरह से सबके हैं जो है अलग अलग कंपोनेंट हैं वो उसमें टूट करके ब्लड तक सर्कुलेट होते हैं। तो जिस मतलब सिंपल सा फार्मूला है कि जिस बॉडी के जिस हिस्से तक ब्लड सर्कुलेशन इजी गोइंग होगा, फास्ट होगा, तेज होगा, कोई हो तो बुला लो ना, बार बार क्यों देख रहे हो, कोई है गेट पे, तो जिस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा उस हिस्से में जो हमारे आहार के कंपोनेंट हैं उनका भी सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी हमारे आहार का ही कंपोनेंट है, उसको हम श्वास से लेते हैं, अन्य जो है वो डाइट से लेते हैं। अब बताओ जिस सेल को जिस अंग में सर्कुलेशन होगा तो किसको मिलेगा भोजन, कोई अंग तो खाता नहीं, अंग मेड बाई टिश्यू, टिश्यू मेड बाई सेल, तो उसका यूटिलाइजेशन कहां पर होगा, सेल पे ही तो होगा ना। ये सारी चीजें किसको चाहिए, सेल को चाहिए ना, और किसी व्यक्ति को तो चाहिए नहीं। बोलो कार्बोहाइड्रेट खा के क्या करते हो या ऑक्सीजन लेके क्या करते हो, सेल ही तो आपकी उसको यूज करती है, और किसी को तो नहीं चाहिए ना। हमें चाहिए क्यों, क्योंकि हमारी सेल को चाहिए, वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो हमें मीन्स हमारी सेल को चाहिए इसलिए हमें चाहिए, और बाकी तो हमें ना चाहिए ऑक्सीजन, ना कार्बोहाइड्रेट, ना प्रोटीन, ना फैट, कुछ नहीं चाहिए, हमारी सेल को चाहिए इसलिए चाहिए। तो अंततोगत्वा लास्ट में कहाँ पहुंचती है, सेल में। अब बताओ जिसको खाना ज्यादा मिलेगा वो तगड़ा होगा नहीं होगा, कि उस वो तगड़ा होगा जिसको खाना नहीं मिलता है। कितना सरल देखे सिद्धांत। तो जिस सेल में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा उस सेल को खाना बढ़िया मिलेगा, और जब सेल हेल्दी तो टिश्यू हेल्दी, टिश्यू हेल्दी तो आर्गन्स हेल्दी, और आर्गन्स हेल्दी तो सिस्टम्स हेल्दी, कई आर्गन से मिलकर एक सिस्टम बनता है, और जब हमारे सारे सिस्टम्स हेल्दी हो जाएंगे तो बॉडी हेल्दी, यही फार्मूला है ना।
तो आपने अगर भुजंग आसन किया तो ब्लड सर्कुलेशन कहाँ हुआ? लंग्स और हार्ट को। लंग्स और हार्ट को जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तभी जाकर के लंग्स और हार्ट की सेल को मिलेगा ब्लड। अदरवाइज लंग्स और हार्ट में तो ब्लड ऑलरेडी भरा रहता है ना, ब्लड तो वहीं रहता है स्टोरेज, जो सर्कुलेशन वाला होता है, बाकी एक्स्ट्रा तो अलग होता है, स्प्लीन इत्यादि में होता है। तो वो जो वहां पर ब्लड भरा हुआ है, स्टोर है ब्लड में, सर्कुलेट बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, उस ब्लड से लंग्स और हार्ट की सेल को ब्लड मिलता है? नहीं मिलता है, उससे नहीं मिलता है। जब वहां फंक्शन होगा तब मिलेगा। तो वो अभ्यास, इनसे आप वहां की सेल्स को एक्टिवेट करो, और उनकी सेल्स में जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तब जाके मिलेगा। तो कार्डियक आसन क्या है? हार्ट की कार्डियक मसल्स को स्ट्रेच कर देते हैं, वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं। तो भुजंग आसन से ब्लड सर्कुलेशन कहाँ बढ़ता है? हार्ट में बढ़ता है, कार्डियक मसल्स में बढ़ता है, लंग्स में बढ़ता है। तो वो आसन जैसे भुजंग आसन है, धनुरासन है, चक्र आसन है, ये सब हमारे आसन, ये जिनको जैसे आप करते हो ब्लड सर्कुलेशन लंग्स और हार्ट में बढ़ जाता है, और जब यहाँ बढ़ेगा तो इनकी सेल्स को खाना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उसके माध्यम से होगा। तो ये सेल्स यहाँ की क्या होंगी? हेल्दी होंगी। अब यही फार्मूला सब जगह लगा लीजिए। कोई ऐसा आसन जहाँ पैर की मसल्स दबती हैं, वो पैर को ज्यादा जैसे आप उसको फ्री करोगे वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। कंधे में, इसलिए जो लोग हाथ की मेहनत करते हैं उनके हाथ की मसल्स मजबूत हो जाती हैं। जो पैर के करते हैं, फुटबॉल प्लेयर इत्यादि, या जो पैर की एक्सरसाइज होती है, तो उनके पैर के मसल्स मजबूत हो जाती हैं। तो ये सिद्धांत समझ में आया नहीं आया? तो यही आसन है। प्राणायाम में हम सीधे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देते हैं, षटकर्मों के द्वारा शोधन करते हैं, ध्यान के द्वारा अपने विचारों को हम ठीक करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से बॉडी में हम पॉजिटिव हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी में सीधे और तीव्र गति से काम करते हैं। तो ये सब क्या है? हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंशन साथ ही साथ चलता है। उसको एक ही घटना को दो नजरियों से देखने का एक तरीका है बस। चाहे आप उसे हेल्थ प्रमोशन की दृष्टि से देखोगे तो कुछ और चीज दिखाई पड़ेगी, प्रिवेंशन तो कुछ और, लेकिन वो दृष्टि, वो घटना एक ही है, वो क्रम एक ही होता है, अलग अलग। ठीक है ना? हेल्थ प्रमोशन होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तभी हेल्थ प्रमोशन होगा। ऐसा नहीं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाए और हेल्थ प्रमोशन होता जाए, ऐसा नहीं संभव है। ठीक है ना? तो एक ही चीज को अलग अलग दो दृष्टि से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक बहुत सा इंट्रोडक्शन हमने सरफेस लेवल पे आपको दिया कि योग द्वारा रोगों से कैसे बचाव होता है और कैसे हेल्थ प्रमोशन। अब इसमें अलग अलग कंपोनेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले यम नियम, सेकंड स्लाइड पे यम नियम। तो यम नियम द्वारा रोगों का बचाव और स्वास्थ्य संवर्धन कैसे होता है? तो यम में 5 भाग हैं: अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। ये आपको अष्टांग योग में पढ़ाया गया है। और नियम में श्रवण, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये दो जो यहाँ पर लिखे हैं, यम और नियम, ये अष्टांग योग के प्रथम और द्वितीय पायदान यही हैं, यहीं से योग शुरू होता है। और आप लोगों को एज ए योग स्कॉलर, एज ए स्टूडेंट योग के, आपको ये दिमाग में बातें ठीक से बैठानी भी है, दूसरों को भी बतानी है कि योग आसन प्राणायाम से नहीं शुरू होता है। योग पहले शुरू होता है अहिंसा से। अहिंसा इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योग। और अहिंसा का मतलब क्या होता है? मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न देना। तो आप समझिए, जो अहिंसा का पालन करता है उसने सही से योग शुरू किया है, और जिसने अहिंसा का पालन जो नहीं करता है, जो सत्य स्तेय इत्यादि का पालन नहीं करता है, वो आसन करता है, उसने योगों पर कुछ नहीं शुरू किया। योग के नाम पे तमाशा कर रहा है, और गलत, खुद गलत फहमी में दूसरे को भी गलत फहमी में डाल रहा है। ठीक है ना? तो आपको एज ए योग स्टूडेंट ये बात ठीक से दिमाग में समझनी है कि योग की शुरुआत कहाँ से होगी और योग किसको कहते हैं। ठीक है ना? तो अब ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये हमारे हेल्थ को कैसे प्रमोट करते हैं और कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है ना? अब आप बताइए, जब आप किसी को कष्ट देते हो या अपने आप को कष्ट देते हो, जब आप झूठ बोलते हो तो कायदे में तो आप सत्य का पालन न करके असत्य का पालन करते हो, लेकिन वो अपने साथ क्या करते हो? हिंसा करते हो। समझ में आई बात? सबसे पहले अपने साथ अहिंसा का हमें पालन करना चाहिए। तो जितने भी आगे के नियम है जब आप करते हो तो सब आप अपने साथ क्या करते हो? हिंसा करते हो। और करना क्या है? अहिंसा। अपने साथ भी अहिंसा करो, दूसरे के साथ भी अहिंसा करो। जब आप झूठ बोलते हो तो आपको कष्ट होता नहीं होता है? होता, कष्ट नहीं होता? पहले बताओ। डर होता है कि इससे शायद हमें कुछ ज्यादा फायदा या नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम झूठ बोलते हैं। तो इस प्रकार से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य जो भी हैं, ये सब हमारे तंत्र को सीधे प्रभावित करते हैं, और इसका प्रभाव सीधे आता है सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस। जो हमारे विचार हैं वो हाइपोथैलेमस को प्रभावित करते हैं, और हाइपोथैलेमस के माध्यम से, हार्मोन्स के माध्यम से हमारा पूरी फिजिकल बॉडी प्रभावित होती है। और जो नियम है ये हमारे व्यक्तिगत अनुशासन है, श्रवण, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा।
और यम के अंतर्गत हमारा सामाजिक जीवन कैसा हो, इसकी शिक्षा दी जाती है। और इनका पालन अनुपालन करने से हमारा स्वास्थ्य सीधे प्रभावित होता है। आसन में समय लगता है, इसमें समय नहीं लगता है, क्योंकि ये सीधे हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, हाइपोथैलेमस पर काम करके हार्मोन्स के स्रावण को नियंत्रित करते हैं। इसको बढ़ाना है, इसको घटाना है, इस पे काम करते हैं। इसलिए यम नियम से भी सीधे तौर पे सबसे प्रभावी ढंग से रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना और हेल्थ का प्रमोशन होना, ये दोनों उस पर निर्भर करता है। योगासनों के द्वारा रोगों से बचाव और स्वास्थ्य संवर्धन, ये मैं योगासनों को आपको उदाहरण देकर बता चुका हूँ कि आसन जब करते हैं तो कैसे आसनों से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। आसन के मुख्य 4 प्रकार हैं: ध्यानात्मक समूह के, स्वास्थ्य संवर्धन के आसन, शिथिलीकरण के आसन, रोगोपचार के लिए आसन। ध्यानात्मक समूह में वो आसन आते हैं जिसमें हम बैठ के ध्यान करते हैं, पद्मासन इत्यादि, पद्मासन, सिद्धासन, ठीक है ना। और स्वास्थ्य संवर्धन में वो आसन आते हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ाते हैं और पर्टिकुलर अलग अलग अंगों पे अपना सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ये स्वास्थ्य संवर्धन और रोगोपचार के आसनों में बहुत कुछ मिक्स है। शिथिलीकरण में वो आसन आते हैं जिसमें हम आसन करने के बाद रिलैक्स करते हैं, जैसे शवासन है, मकर आसन है, शशांक आसन है, बाल कीड़ा आसन है, दीज आर रिलैक्सेसिव पोस्चर आसन। तो हम आसन करने के बाद इसमें रिलैक्स करते हैं ताकि हमारे हार्ट रेट, ब्रेथ रेट नॉर्मल हो जाए, मसल्स रिलैक्स हो जाएं और हम अपने अगले आसन के लिए रेडी हो सकें। या प्राणायाम करने से पहले, आसन के बाद भी हम शिथिलीकरण के आसनों का अभ्यास करते हैं, तो ये हमें अगले आसन या अगले अभ्यास के लिए प्रिपेयर करते हैं। रोगोपचार में आसनों में कई बार क्या होता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर भुजंगासन, भुजंगासन का जो बिल्कुल एक्यूरेट तरीका है, उसमें करने से कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी। बैक पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है जब आप पैर बिल्कुल मिला के करते हैं और केवल नाभि तक ही उठाते हैं। लेकिन अगर कमर दर्द वाला कोई व्यक्ति है तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज कमर दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें मसल्स भी बहुत ज़्यादा बैक पे प्रेशर आता है, तो कई बार उसके प्रभाव को थोड़ा कम करना पड़ता है, उसको लाइट करना पड़ता है। इसलिए अभ्यासों में, खासकर आसनों में जो मॉडिफिकेशन है, जब मॉडिफिकेशन करके किया जाता है तो वही रोगोपचार में आ जाता है। यानी कि अभ्यासों का चयन, अभ्यासों को करने का तरीका, मॉडिफिकेशन और आर्डर, ये सब व्यक्ति के आधार पर कर दिया जाता है। जो क्लासिकल तरीका उसको हटा करके जो व्यक्ति है, उसकी आयु क्या है, उसमें रोग कैसे हैं, रोगों का कॉम्बिनेशन कैसा है, रोग का लेवल कैसा है, इन सब बातों को ध्यान में रख करके आसनों की करने के तरीके में, उसके प्रभाव में, इन सब में मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, तो ये ट्रीटमेंट के अंतर्गत आ जाता है। और इसी प्रकार से फिर प्राणायाम है। प्राणायाम के मुख्य 3 कैटेगरी हैं। एक तो संतुलन करने वाले जो बैलेंस करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम उज्जयी, तो ये सब क्या प्राणायाम है, अनुलोम विलोम उज्जयी इत्यादि, भ्रामरी इत्यादि, ये बैलेंस करते हैं। और दूसरा कैटेगरी है प्राणायाम की जो शरीर में ऊष्मा को बढ़ाते हैं, शरीर में हीट को जनरेट करते हैं, जैसे कि सूर्य भेदी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, तो ये सब क्या है, शरीर में हीट को जनरेट करते हैं। और तीसरी कैटेगरी है ऊष्मा को घटाने वाले, जैसे शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, ये सब क्या है, शरीर में ऊष्मा को डाउन करते हैं। तो अलग अलग रोगों में जब हम प्राणायाम का इस्तेमाल करेंगे, तो बीपी बढ़ा हुआ है तो, बीपी घटा हुआ है तो, या व्यक्ति स्वस्थ अवस्था में है तो, इस नेचर के प्राणायामों का अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं। तो इस तरह से प्राणायामों का स्वास्थ्य संवर्धन और रोगोपचार दोनों होता है। इसी प्रकार से षटकर्म का क्रम है। षटकर्म में धोती, वस्ती, नीति, नवली, त्राटक, कपालभाति इत्यादि आते हैं, जो शरीर के अलग अलग अंगों की शुद्धि करते हैं। और शुद्धि करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इजी गोइंग होता है और शरीर का जो कम्युनिकेशन है सारे सिस्टम्स का, वो इजी गोइंग होता है। जितना ज़्यादा फॉरवर्ड मैटर बॉडी में स्टोर होगा, उतना ज़्यादा रोग की संभावनाएं बढ़ेंगी और शरीर के अंदर होने वाले फंक्शन इजी गोइंग नहीं होंगे। ठीक है ना। जैसे घर में कबाड़ जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा जरूरत की चीज़ों के लिए जगह भी कम बचेगी और चीज़ ढूंढे नहीं मिलेगी। वही नियम शरीर में विजातीय तत्वों को लेकर के होता है। विजातीय तत्व या फॉरवर्ड मैटर ऐसे मैटर को बोलते हैं जो शरीर में अनावश्यक रूप से टॉक्सिसिटी के रूप में स्टोर होते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। तो इनको निकालने में शुद्धि क्रियाओं का बहुत बड़ा योगदान है। ध्यान, ध्यान के द्वारा हम जैसे ध्यान करते हैं, चूंकि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, जैसे भी विचार होते हैं वैसे विचारों के अनुसार हमारे शरीर में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और जैसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, हमारी बॉडी स्वतः तुरंत वैसे फंक्शन करने लगती है। जब हम क्रोधी होते हैं तो जैसे क्रोध के विचार आते हैं बॉडी में, ऐसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं कि हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हाथ पैर में कंपन होने लगता है, मुंह सूखने लगता है और सामान्य की दशा में बल भी ज़्यादा आ जाता है। और जब हम से कोई करुणा की बात करता है तो विचार आते ही हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, भावनाएं उस तरह की हो जाती है। तो विचारों का बॉडी में सीधे संबंध होता है, और ध्यान का मतलब है अपने मन को पॉजिटिव विचारों में बार बार ला करके वहाँ सेंट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं। तो इस माध्यम से, ध्यान के माध्यम से भी हम अपने शरीर में रोगों का उपचार या रोगों का बचाव, रोगों से, और स्वास्थ्य का प्रमोशन, ये दोनों हम करते हैं। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सो मच।